औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम ख़ुरान को। आज हम रोशनी की राह में जो बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का मेन प्रोफेशन था, यानी कि ट्रेडिंग या बिजनेस, उससे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। जनाब बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का के बारे में हमने कई दिन जिक्र किया है, और बीबी की पर्सनैलिटी की एक बहुत बड़ी खासियत ये थी कि वो ट्रेडिंग यानी कि तिजारत इतनी अच्छी करती थी कि पूरे अरब की मलिका कहलाती थी। बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी उनके पास। कहीं-कहीं अहादीस में मिलता है कि 1000 ऊँटों पे उनका सामान जाया करता था। तो वो किस लेवल की बिज़नेस वुमन होंगी। आज की डेट में अगर हम उसको कन्वर्ट करें तो सीईओ ऑफ अ बिज़नेस कह सकते हैं, कि जैसे सीईओज़ और एमडीज़ होते हैं, उस तरह का उनका स्टेटस था अपनी सोसाइटी में। तो उनकी मानने वालियाँ कहाँ हैं, ये हमें देखना पड़ेगा, और फिर उसी के लिहाज से हमको आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो आम तौर पे ये देखा गया है, क्योंकि जिन औरतों से मैं मिलती हूँ, 30 औरतें तो तकरीबन मेरे साथ काम करती हैं। उसके अलावा तकरीबन 100 से 150 के बीच में औरतों से मैं मुलाकात कर चुकी हूँ, जो छोटे शहरों में रहती हैं। और जब बातचीत की, उससे अंदाज़ा हुआ कि हमारे लोगों को ट्रेडिंग के बारे में, या बिज़नेस के बारे में लीगल अवेयरनेस बहुत कम है। तो हमें लगा कि हम छोटी-छोटे से पॉइंटर्स बहुत सिंप्लिसिटी के साथ अगर हम यहाँ बयान करेंगे, तो कम से कम थोड़ी-सी आशनाई होगी इन छोटे-छोटे लीगल टर्म्स से, जो कि बिज़नेसेस में ज़रूरी होते हैं, और जिसको समझने से हम अब एक लेवल ऊपर बढ़ जाएँगे, ताकि कल को अगर हम कुछ बिज़नेस करना चाहें, तो हम उसमें इन तमाम चीज़ों को कारगर पाएँगे। तो हम कंटेंट लिस्ट देख लेते हैं, क्या-क्या हम आज कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कि बिज़नेस क्यों? हमें बिज़नेस क्यों करना चाहिए? और अगर कर रहे हैं तो कैसे करेंगे उसको? ये पहली चीज़ हम कवर करते हैं। दूसरा ये कि एमएसएमईज़ आपने सुने होंगे कि एमएसएमईज़ के सिलसिले में आपने शायद पीछे खबर सुनी हो पिछले साल, कि 20 लाख करोड़ का सपोर्ट दिया था सरकार ने। तो अब इतना बड़ा सपोर्ट, यानी कि जो 10% ऑफ जीडीपी है हमारा हिंदुस्तान का, उतनी बड़ी सपोर्ट एक पर्टिकुलर सेक्टर को क्यों दी जा रही है? इसके पीछे का क्या राज़ है? एमएसएमईज़ क्या होते हैं? ये हम समझेंगे। फिर ये कि आप अगर कोई एक्जिस्टिंग बिज़नेस कर रही हैं, तो उसको एक्सपैंड करने के क्या-क्या तरीके हैं? देन लास्टली जो लीगल पॉइंटर्स हैं, जो हिंदुस्तान में लोग रह रहे हैं, अगर वो बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उन्हें लीगली क्या-क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, हम वो लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? और उसे करने का क्या तरीका है? किसी का माइक्रोफ़ोन ऑन है, रिक्वेस्ट है कि म्यूट कर लें प्लीज़। क्या? You'll have तो to start again, Sabha. जी, There was a lot of disturbance अभी. ठीक है, मैं ये वाला स्लाइड दोबारा बोल देती हूँ। Everybody who has their mic off, just start fast. यस, कंटेंट लिस्ट गो थ्रू करते हैं। व्हाई आर वी डूइंग अ बिज़नेस? हम क्यों कर रहे हैं बिज़नेस, और क्या तरीके क्या होते हैं बिज़नेस करने के? देन वी कम टू एमएसएमई, कि एमएसएमई क्या होता है? क्योंकि आजकल सरकार ने बहुत सारे बेनिफिट्स दे रखे हैं एमएसएमईज़ को, और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई खास तौर से बहुत मुतवज्जा है। अलग-अलग प्लान्स आ रहे हैं एमएसएमईज़ के लिए, तो हम समझेंगे कि एमएसएमई क्या होता है और किस तरह से एमएसएमई के ज़रिए से आप अपना बिज़नेस आगे बढ़ा सकते हैं। फिर एक्सपेंशन पे आते हैं। यहाँ पे बड़ी होगी ना, फिर तो शायद समझ आए कि नशे के अलावा भी जिंदगी की आदत देखे, शायद किसी से होश आ जाए। देखिए वो देन वी कम टू एक्सपेंशन। अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो वो एक्सपैंड कैसे किया जाएगा, इसके बारे में पता करते हैं। और फाइनली फिर लीगल पॉइंटर्स। तुम्हारे जो चोरी नशा भी करता है, चुप रहो। बिजनेस कैसे करना है और क्यों करना है? तो सबसे छोटी बात जो हम समझ सकते हैं वो ये कि बिजनेस हम इसलिए कर सकते हैं कि हमारी उम्मुल मुस्लिमीन जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा हमारी रोल मॉडल है।
वो जो करती थी अगर हम करेंगे तो बरकत भी मिलेगी। हमारी अगर नियत ये होगी कि हम वही काम कर रहे हैं जो बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा करती थी, बरकत भी मिलेगी। और दूसरी बात ये कि हम प्रोडक्टिव भी हो जाएंगे, अपने हिंदुस्तान के जीडीपी में हमारा एक हिस्सा होगा, यानी कि हम कमाने वालों में शुमार किए जाएंगे। तो पहले हम समझते हैं कि ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में क्या फर्क है। ट्रेडिंग मतलब एक का माल लिया, खरीदा और दूसरी जगह बेच दिया, जैसे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे कि किसी से माल खरीदते थे और दूसरे इलाके में जाके उसको बेचते थे। बीबी खदीजा सलाम अलैहा का भी इसी तरह का काम था कि वो ट्रेडिंग करती थी। एक माल जो है उनका इंटरनेशनली जाता था, यानी कि मदीने से सीरिया मसलन जा रहा है, सिल्क रूट के जरिए से जा रहा है, तो वो बहुत हाई लेवल पे काम करती थी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लोकल लेवल पे काम किया करते थे। दूसरा पॉइंट हमें ये समझना पड़ेगा, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें एक प्लान बनाना जरूरी है कि आज हम क्या करना चाहते हैं और आज से 2 साल के बाद हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। इस तरह के प्लान्स हमें पेपर पे मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में उतारने बहुत जरूरी हैं। अनलेस हमारे पास एक विजन होगा कि हमें कहाँ तक पहुंचना है, हम बिजनेस में ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो एक प्लान बनाना पड़ेगा, प्लान ए, जो कि बहुत बेसिक प्लान होगा। फिर उस प्लान में हम ऊपर नीचे थोड़ी सी चेंजेस लाएंगे। मिसाल के तौर पे जैसे अब किसी ने प्लान बनाया हुआ हो कि मुझे ट्रेडिंग करनी है ऑफ मेडिसिन, मैं मेडिसिन की शॉप खोलना चाहती हूँ। अब क्या हुआ, कोविड आ गया। कोविड में आपका प्लान ए से प्लान बी पे जाना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपको बहुत एक्सपेंशन चाहिए होगी। इसी तरह कोई ऐसी लेडी हैं जिन्होंने मान लेते हैं कि ट्रेडिंग स्टार्ट की गारमेंट्स की, उन्होंने प्लान ए क्रिएट किया कि मुझे गारमेंट्स की ट्रेडिंग करनी है। अब जैसे ही कोविड आया, उनको एक हाथ के हाथ एक प्लान बी चॉक आउट करना पड़ेगा कि अब कोविड आ गया है, सेल नहीं हो रही है, मैं बाजार में जाके बेच नहीं पा रही हूँ, तो मेरा नेक्स्ट प्लान क्या है? क्या मैं ऑनलाइन स्विच कर जाऊं? ये एक प्लान हो सकता है। अलग अलग प्लान्स का मतलब हमें अपने प्लान्स में प्लान ए बी सी तीनों को बना के रखना चाहिए। फिर जो बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है किसी भी एक छोटे से छोटे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो एक है पैन कार्ड और एक होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड सबके पास है। पैन कार्ड अपना बनवाना बहुत इजी होता है और सरकारी फीस भी 100 रुपए 108 रुपए रहती है। और बहुत सिंपली आप ऑनलाइन अप्लाई करें और एप्लीकेशन फॉर्म भर के सबमिट करना होता है और आपका पैन तैयार हो जाता है। तो पैन और आधार मस्ट कोई भी बिजनेस स्टार्ट है। फिर हम आते हैं कि हम बिजनेस करें तो किस तरह से करें, कि हम इंडिविजुअली करें। अगर मसलन मैं एक इंडिविजुअल हूँ तो क्या मैं चाहूंगी कि मैं अकेले बिजनेस करूं या किसी के साथ पार्टनरशिप में करूं, या अगर मैं चाहूँ कि मैं और एक्सपैंड करूं 4-5 लोगों के साथ और थोड़े बड़े लेवल का बिजनेस करूं, हमारा कैपिटल ज्यादा हो, हमारा पैसा ज्यादा लगा हुआ, तो फिर हम क्या करते हैं। तो ये अलग अलग फॉर्म्स होते हैं बिजनेस के। अगर आप इंडिविजुअली यानी कि एक फर्द अगर कोई बिजनेस करता है तो उसको हम कहते हैं प्रोप्राइटरशिप। अगर एक से ज्यादा लोग यानी 2 मिनिमम लोग चाहिए होते हैं पार्टनरशिप के लिए, मिनिमम 2 लोग मिलकर अगर काम करते हैं तो एक पार्टनरशिप बनती है, उसको हम फर्म कहते हैं। फिर अगर उससे थोड़ा और बड़े लेवल पे करना होता है तो हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं। एक कंपनी वो शेयर है, वो एंटिटी है जिसमें कि कई सारे लोग उसके शेयर्स खरीदते हैं और फिर अपना पैसा उसमें लगाते हैं, तो वो कैपिटल कहलाता है। और कंपनी की अपनी अलग एक हैसियत रहती है। कंपनी एक इंडिविजुअल की तरह है जो कि हमेशा जिंदा रहेगा। इंडिविजुअल जो है वो उसकी डेथ हो सकती है, लेकिन कंपनी जो है वो हमेशा जिंदा रहती है जब तक उसको वाइंड अप ना कर दिया जाए, खत्म ना कर दिया। इसी तरह ओपीसी होती है 1% कंपनी, जिसमें सिर्फ एक फर्द के जरिए से एक प्राइवेट लिमिटेड बन जाती है। इसकी डिटेलिंग हम कभी और किसी बड़े सेशन में कर लेंगे, अभी मैं सिर्फ नामों से आपको वाकिफ करा रही हूँ। एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि LLP कहलाती है, जिसमें कि ना वो एक कंपनी होती है ना वो एक पार्टनरशिप होती है, वो एक बीच की चीज होती है जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही गवर्न करती है। कंपनी
ओपीसी, एलएलपी, इन तीनों को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, वो ही गवर्न करते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में हम समझेंगे। जीएसटी आपको सभी को मालूम है 2017 में लॉन्च हुआ था। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। अगर कोई भी एक स्टेट के बाहर हमें सामान भेजना है तो बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के हम नहीं भेज सकते। इसलिए जो लोग भी इंटर स्टेट यानी कि दिल्ली में रहने वाला अगर यूपी के किसी शख्स को कुछ चीज बेचता है या यूपी में रहने वाला मसलन हरियाणा में कोई चीज बेच रहा है तो वो बिना जीएसटी के नहीं बेच सकता। जीएसटी रजिस्ट्रेशन उसके लिए मस्ट होता है। टर्नओवर की अगर बात करें तो एक ही स्टेट में अगर आप दिल्ली में बेच रहे हैं और आपका 20 लाख से ऊपर टर्नओवर हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी। दिल्ली में जरा तब भी जीएसटी चाहिए। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बारे में समझते हैं। एमएसएमई के बारे में अभी हम बताएंगे कि एमएसएमई क्या होता है। उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए एक चीज होती है उद्यम रजिस्ट्रेशन। ये बहुत ही सिंपली ऑनलाइन अवेलेबल है। ऑनलाइन आप जाइए, बिना किसी फीस के उद्यम रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है। ये पहले उद्योग आधार कहलाता था, अब इसको उद्यम के नाम से जानते हैं। अब हम समझते हैं एमएसएमई क्या होता है। एमएसएमई को अगर हम एक्सपैंड करें तो इसका फुल फॉर्म निकलेगा माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो मतलब बहुत ही छोटे, जो सूक्ष्म उद्योग कहलाते हैं। स्मॉल मतलब लघु, सूक्ष्म लघु, और मीडियम मतलब मध्यम एंटरप्राइजेस। तो एमएसएमई एक्ट एक बना था जिसमें कि 2006 में इन्होंने सरकार ने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एक खास मिनिस्ट्री बनाई थी और कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस निकाले थे ताकि इन एमएसएमई को हर तरह की सपोर्ट दी जा सके। तो एमएसएमई एक्ट में फिर जून 2020 में कुछ तब्दीलियां लाई गई ताकि रिलैक्स कर दिया जाए, इनको टैक्सेशन में फायदा हो और इनको बेनिफिट्स ज्यादा से ज्यादा मिले। तो जो अब नई क्लासिफिकेशन हुई है कि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो हमें कैसे मालूम होगा कि वो माइक्रो है, तो उसके लिए 2 पैरामीटर्स हैं। नंबर 1, उसने कितना पैसा लगाया हुआ, उसकी लागत कितनी हुई है बिजनेस को खड़ा करने में। तो वो है कि अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ तक का अगर आपने इन्वेस्टमेंट लगाया है, या आपका जो बिक्री होती है, जो आप बिल काटते हैं, जो आपकी सेल्स होती है, वो 5 करोड़ तक है, तो आप सूक्ष्म यानी कि माइक्रो में काउंट किए जाएंगे। 5 करोड़ तक तो माइक्रो में होते हैं जी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़। इन्वेस्टमेंट यानी कि कितना पैसा आप लोगों ने उस बिजनेस में लगाया है, वो 10 करोड़ तक का होगा, या रेवेन्यू 50 करोड़ तक का होगा, तो वो स्मॉल एंटरप्राइजेस में काउंट होते हैं। मीडियम एंटरप्राइजेस में जो कि इन्वेस्टमेंट होता है वो 20 करोड़ तक का और 100 करोड़ तक का रेवेन्यू, इसको हम मीडियम एंटरप्राइज में काउंट करते हैं। अब एमएसएमईज के ऊपर इतनी ज्यादा तवज्जो क्यों है सरकार की? एक अलग से मिनिस्ट्री बनी हुई है, इतना बड़ा सपोर्ट दिया है 20 लाख करोड़ का सरकार ने, तो ऐसा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि एमएसएमई सेक्टर अकेले 45% एम्प्लॉयमेंट देता है पूरे हिंदुस्तान में। समझ लीजिए अगर 45% एम्प्लॉयमेंट दे रहा है कोई सेक्टर, तो वो एमएसएमई सेक्टर है। इनके एक्सपोर्ट में इनका शेयर 50% होता है, यानी पूरे हिंदुस्तान का आधा शेयर तो सिर्फ एमएसएमई का ही है। इनकी जो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है वो है 10%। और जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, यानी कि खाने पीने से लेकर स्टेशनरी आइटम से लेकर किराना स्टोर वाले और तमाम ये सर्विस इंडस्ट्री वाले, सबको आप जोड़ लें तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो 6,500 प्रोडक्ट्स हैं। हर तरह का खाने पीने का इस्तेमाल का सामान, घरों की फर्निशिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, तमाम सामान को अगर हम जोड़ लें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, तो 6,500 प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अगर एक पर्टिकुलर सेक्टर को आप बढ़ावा देते हैं तो आप कितना बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं। तो ये माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस का साइज छोटा होता है लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। अब हम देखेंगे कि बेनिफिट्स क्या क्या है। बेनिफिट्स ये है कि अगर आप बैंक जाते हैं, अगर आप माइक्रो में हैं मिसाल के तौर पे, और आप बैंक जाते हैं कि हमें लोन दे दो, तो आपको लोन जल्दी से मिल जाता है। क्रेडिट अप्रेजल की जो टीम होती है वो उसको मालूम है कि ये सरकार ने इनकी सिक्योरिटी गारंटी ले रखी है, ये कहलाता है CGTMSE, यानी कि क्रेडिट गारंटी की एक ट्रस्ट बनी हुई है एमएसएमईज के लिए। तो जो भी उधार एक एमएसएमई उठाएगा उसमें
अलग अलग रैंक्स हैं। 85% तक तो सरकार कहती है कि भाई गारंटी है, 85% बैंक को मिल जाएगा, भले ही ये कल को खराब हो जाए ये लोन। तो इसलिए बैंक्स आराम से लोन दे देते हैं। फिर इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं। जो बहुत हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़ी बड़ी, मसलन ऑयल रिफाइनरी की एक इंडस्ट्री है, उसको 15 से 16% पर ब्याज पे लोन मिलता है। और एक माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज जो होगा उसको 8 या 9% पे ही मिल जाएगा। तो ये फायदा है। देन उनके ऊपर टैक्सेस कम होते हैं। जो प्रोडक्ट्स एमएसएमईज बनाते हैं उसका जीएसटी रेट कम रहता है। फिर क्या है, लाइसेंसेस इनको इजीली मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को अगर कैरेज एंड ट्रांसपोर्ट करना है तो उनको बड़े बड़े कंटेनर्स वगैरह लेने पड़ते हैं, उसके लाइसेंसेस बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और छोटे, आपने देखा होगा, छोटी छोटी जो गाड़ियां होती हैं वो इधर से उधर दिन भर निकल जाती हैं, दिन भर में पास हो जाती हैं, उनको ज्यादा लाइसेंसेस की जरूरत नहीं होती, परेशानी नहीं होती। और बड़े बड़े जो ट्रक्स हैं उनको जो है एक पर्टिकुलर टाइम ही दिया जाता है, मिसाल के तौर पे कि भाई आप 11 बजे के बाद ही सिटी में एंटर होंगे, उससे पहले नहीं हो पाएंगे। तो क्या होता है, ये वो जो कैरेज इसके लाइसेंसेस होते हैं ये इजीली मिल जाते हैं एमएसएमईज को। फिर एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जो कि इस बात का पता लगाता है कि कौन सी इंडस्ट्री में कितना पानी में और हवा में प्रदूषण हो रहा है। तो वो पोल्यूशन कंट्रोल के लिए एनजीटी एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है जो कि स्कैन करता रहता है, देखता रहता है कि किस इंडस्ट्री में कितना, कौन सी इंडस्ट्री कितना गंदा कर रही है हमारे एनवायरनमेंट को। तो उससे रिलेटेड लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको। लेकिन एमएसएमईज को ऐसा नहीं लेना होता, ये एग्जेम्प्टेड है, एनजीटी इनको परेशान नहीं करता। इसके अलावा एक्साइज और इनकम टैक्स, इसके भी ये देखा गया है प्रैक्टिकली कि इन लोगों को ज्यादा परेशान नहीं किया जाता बनिस्बत हैवी इंडस्ट्रीज को। तो ये भी एक फायदा है। अच्छा, अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहा है, मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ बहुत सारी लेडीज हैं जो कि ट्रेडिंग कर रही हैं, या तो कपड़ों का कर रही हैं, गारमेंट्स ट्रेडिंग कर रही हैं, या कोई फूड बिजनेस कर रही हैं, या अदरवाइज ऑल्सो ज्वेलरी का बिजनेस हो गया। कोई लोग हैं जो हाथ के बनाए हुए सामान बेचते हैं। इस तरह के छोटे छोटे बिजनेसेस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो पहली बात तो नेटवर्किंग विद एवरीबडी अराउंड, सोशल नेटवर्किंग एंड बिजनेस नेटवर्किंग। बहुत सारे व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप्स हैं जिसके जरिए से नेटवर्किंग की जा सकती है। और बहुत सारे ग्रुप्स जिनका मैंने भी एक आध ऐसे ग्रुप्स देखे हैं जिसमें 20-20, 25-25 हजार औरतें हैं। तो उसमें अगर आप अपने प्रोडक्ट्स डालें तो वहाँ पे बिक्री ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा एक चीज और बोलना चाहूंगी यहाँ पे कि खामेनाई साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया था 2 महीने पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि शिया लोगों के साथ नेटवर्क करें ताकि शिया कम्युनिटी जो प्रोड्यूस कर रही है वो शिया कम्युनिटी कंज्यूम करे। यानी कि एक उगा रहा है या बना रहा है तो दूसरा उसको खरीदे, ताकि एक दूसरे को सपोर्ट करे। इसके तहत काफी काम किया जा रहा है। बहुत सारे उलमा ने ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स बना लिए हैं जिसके जरिए से बिजनेस नेटवर्किंग हो रही है, और मैं खुद भी उसका एक हिस्सा हूँ। हदाना टीम बिजनेस करके एक वो है, एक ग्रुप है जो कि एक मौलाना साहब चलाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत सारे लोगों को नेटवर्क कर लिया है ऑल ओवर इंडिया। बहुत सारे शिया लोग उसमें नेटवर्क हो चुके हैं। तो अच्छा लगता है जब देखते हैं कि हाँ इतने सारे लोग, कोई आर्किटेक्ट है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई लॉयर है, कोई कुछ प्रोड्यूस करता है, कोई आर्टिकल्स बनाता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स बनाता है, सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं। नेक्स्ट इज की डिजिटल मार्केटिंग। आज के जमाने में फिजिकली सेल करना थोड़ा मुश्किल है, शॉप खोल के बैठेंगे तो हमारी रीच उतनी ज्यादा नहीं होगी, तो क्यों ना हम फायदा उठाएं उन डिजिटल मीडियम का जो कि अवेलेबल है बाजार में। तो सबसे बेसिक है फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। सबसे बेसिक चीजें यही है। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग का छोटा सा कोर्स कर लें, 3 महीने के कोर्सेज अवेलेबल हैं, यूडेमी पे अवेलेबल है। उसके अलावा भी बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कराती रहती हैं। अगर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लें तो ये सारी चीजें बहुत आसान नजर आती हैं। वरना ये है कि अगर हम एक बार बैठेंगे ना, अपने बिजनेस का इंस्टाग्राम का पेज बनाएंगे तो करते करते ही सीख जाएंगे। ये प्लेटफॉर्म्स बने ही ऐसे हैं कि इंसान को किसी मैनुअल की जरूरत नहीं
पड़ती, वो अपने आप ही R&D करके इसमें आगे बढ़ सकता है। देन पार्टिसिपेशन इन ऑफलाइन एग्जीबिशंस और फेयर्स। हमारी कम्युनिटी में अब ये थोड़ा स्लो है, लेकिन बहुत सारी कम्युनिटीज में ऐसा होता है कि दिवाली से पहले नवरात्र में वो लोग मेले लगा लेते हैं और अपनी ही टेम्पल्स के प्रेमाइसेस में, मतलब अपने जो गिरजाघर है मसलन, टेम्पल्स हैं, उसी के अंदर वो लोग फेयर्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हम लोग भी अगर चाहें तो इस तरह के फेयर्स लगा सकते हैं, जिसमें अपने ही लोगों को स्टॉल दें और अपने ही लोग वहां पे आए खरीद फरोख्त करने के लिए। तो उससे एक फायदा ये होगा कि हमारे ही लोगों के जरिए हमारे ही लोगों की मदद हो जाएगी। तो इट विल बी अ गुड प्लेटफॉर्म। उसके अलावा बहुत सारी एग्जीबिशंस होने लगी हैं आजकल। अब नया स्टार्ट हो गया है कोविड के बाद, तो उसमें यह है कि पेमेंट देके आप स्टॉल स्पेस ले सकते हैं और इस तरह से सेलिंग कर सकते हैं वहां पे जाके। लास्ट एंड फाइनल, सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। सेल्स और मार्केटिंग को समझना और उसकी एक स्ट्रैटेजी बनाना कि हमें किस तरह से टारगेट कस्टमर तक पहुंचना है, इसकी बहुत सख्त जरूरत है। हम लोग शिया कम्युनिटी स्पेशली, हम लोग इस पे ज्यादा तवज्जो नहीं देते। स्ट्रैटेजी बनानी बहुत जरूरी है कि किस तरह से हम अपने टारगेट ऑडियंस को समझें और फिर उस तक पहुंचे। तो ये स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। अब हम देखते हैं कि क्या वो लीगल या कानूनी पॉइंट्स हैं जो कि हमें मालूम होने चाहिए, जिसके बिना बिजनेस करना बिल्कुल फिजूल है। पहले हमें सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे ही पता होगा हम अपने आप को एम्पावर्ड फील करेंगे और फिर हम उसके आगे अपने कदम बढ़ाएंगे। तो सबसे पहली चीज कि एक बिजनेस स्ट्रक्चर होना चाहिए। बिजनेस स्ट्रक्चर मतलब आप क्या चाहते हैं, प्रोप्राइटरशिप बनाना चाहते हैं कि पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं, कंपनी बनाना चाहते हैं, LLP बनाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। कैसे आप क्या सोसाइटी बना के या कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के करना चाहते हैं। तो पहले आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर चाहिए आपको, और उसके हिसाब से फिर एक अग्रीमेंट, मसलन 2 पार्टनर्स हैं, उन्होंने साथ में आके पार्टनरशिप की, तो एक अग्रीमेंट ड्राफ्ट होना चाहिए बाकायदा। उसमें लिखित में होनी चाहिए सारे टर्म्स एंड अग्रीमेंट्स, जिसके टर्म्स एंड कंडीशंस जिसकी बेसिस पे वो 2 लोग मिलके आगे बिजनेस करने जा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। और मौला अली ने भी यही कहा है कि जब भी आप कोई भी अग्रीमेंट करो तो उसको लिख लो, पॉइंट्स लिखने बहुत जरूरी है। देन कम्स टू लाइसेंसेस। काफी सारे लाइसेंसेस होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम कोई फूड ऑपरेटर है, अगर हम खाना बना के बेचते हैं, एक छोटे से छोटा वेंडर या छोटे से छोटी ऑपरेटर जो लेडीज होती हैं, अगर वो किसी गैर को बेच रही हैं कुछ सामान, तो जरूरी है कि FSSAI ले लें, बेहतर होता है। वैसे अगर आप अपनी कम्युनिटी में सेल कर रही हैं, लोग आपको जानते हैं, रिश्तेदारों में दे रही हैं, वो पैसे दे रहे हैं, उसमें ज्यादा इशू नहीं है। लेकिन जैसे ही हम बाहर थर्ड पार्टी को बेचने जाएंगे तो जरूरी है कि हम FSSAI ले लें। तो FSSAI के भी अलग अलग तरह के लाइसेंसेस होते हैं। बेसिक लाइसेंस लेना मस्ट है अगर हम कोई फूड बिजनेस का ऑपरेशन कर रहे हैं तो। नेक्स्ट इज शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट। ये एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, उससे हमें शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस मिल जाता है। जब भी हम कोई शॉप खोलते हैं तो हमें म्यूनिसिपैलिटी से ये लाइसेंस लेना होता है। इसके अलावा भी बहुत तरीके के लाइसेंसेस हैं, ये बेसिक 2 हैं इसलिए मैंने बताया। फिर बेसिक अकाउंटिंग और बेसिक टैक्सेशन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अकाउंटिंग किस तरह से होनी चाहिए, वो जरूरी नहीं है कि किसी सॉफ्टवेयर का आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए, सॉफ्टवेयर चलाना आना चाहिए, वैसा कुछ नहीं है। सिंपल डायरी में सब नोट करना कि हाँ जो आ रहा है उसको किस तरफ नोट करना है, जो जा रहा है वो किस तरह से नोट करना है, नेट आपका नेट प्रॉफिट हो रहा है क्या, नेट लॉस हो रहा है, इसको कैसे कंप्यूट करते हैं, और किस तरह से खरीद फरोख्त की एंट्रीज करते हैं, किस तरह से बिलिंग करते हैं, बिल बनाएं कैसे बनाएं, और रसीद दें तो कैसे दें। ये सारी बेसिक चीजें, बेसिक इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, पता होना चाहिए। देन कम्स टू टैक्सेशन। टैक्सेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन सारे कवर होते हैं। डायरेक्ट में तो ये है कि इनकम टैक्स, कि हमें इनकम टैक्स देना है फाइनली साल के अंत में। तो साल जैसे ही खत्म हुआ तो जरूरी है कि हम कंप्यूट करें कि हमने कितना कमाया है और उसमें नेट प्रॉफिट कितना है, उसके हिसाब से हम टैक्स दे दें, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी हमारी बिजनेस स्ट्रक्चर है। अलग अलग बिजनेस स्ट्रक्चर्स का अलग अलग रेट ऑफ टैक्स रहता है। देन टैक्सेशन में इनडायरेक्ट टैक्स भी आता है, जिसमें GST आजकल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। GST जैसे मैंने बताया, अगर 20 लाख के ऊपर टर्नओवर जा रहा है तो GST कंपलसरी है।
या अगर इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं, हम खरीद फरोख्त कर रहे हैं, तो हमारा जीएसटी होना जरूरी है। उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कब कब उसकी रिटर्न फाइल होती हैं। साल में 12 रिटर्न्स कंपलसरी हैं। उसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सी स्कीम ली है, 16 रिटर्न्स हो सकती हैं, कभी 24 रिटर्न्स हो सकती हैं। तो वो रिटर्न टाइम से भरनी है, नहीं भरेंगे तो पेनाल्टी चढ़ जाती है। इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। देन हमारा बैंक में करंट अकाउंट होना चाहिए। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जरूरी है कि हम अपना एक करंट अकाउंट खोल लें। करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, ज्यादातर बैंक्स नहीं देते, अलावा एक आध के जो नए बैंक्स खुले। तो बैंक में करंट अकाउंट होना इसलिए जरूरी है कि जितनी भी खरीद फरोख्त होगी, उसकी जितनी भी रिसीट्स और पेमेंट होगी, वो एक ही अकाउंट में आएंगी। आपके पर्सनल अकाउंट से उसका टकराव नहीं होगा। तो कल को आपको अगर टैक्स कंप्यूट करना है तो आप अपने करंट अकाउंट का सीधा सीधा खरीद से कितना आया, फरोख्त से कितना, खरीद में कितना दिया, फरोख्त में कितना आया, उसका नेट निकाल के और सीधा सीधा टैक्स जमा कर देंगे। इसलिए करंट अकाउंट खोलना कंपलसरी है। देन वी कम टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऐसी होती है जैसे लोगो है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपना लोगो डिजाइन किया, आप चाहते हैं कि वो लोगो कोई और कॉपी ना कर ले, तो उसके लिए हम ट्रेडमार्क एक चीज होती है वो करवाते हैं कि ये हमारा ट्रेड का मार्क है, हमारे बिजनेस का मार्क है। मिसाल के तौर पे अगर आपने देखा हो तो जैसे मारुति है तो उनका एस बना होता है मारुति सुजुकी, तो क्या है वो लोगो है उनका। उस लोगो को रजिस्टर कराते हैं, यानी कि ट्रेडमार्क लेते हैं उसका। उसकी कुछ फीस होती है, बहुत कम होती है। एमएसएमई में उसकी फीस आधी हो जाती है, और एमएसएमई नहीं है तो डबल फीस रहती है। इसी तरह से पेटेंट्स हैं। पेटेंट वो चीज होती है अगर आपने कोई फॉर्मूला बनाया है, कोई केमिकल फॉर्मूला है, कोई खाने की ऐसी चीज है जिसका कि आपने एक फॉर्मूला बना दिया और आप उसको चाहते हैं कि कोई दूसरा कॉपी ना कर सके, उसको हम कहते हैं पेटेंट। तो क्या होता है, पेटेंट की एप्लीकेशन वगैरह फाइल होती है, आईपी कंसल्टेंट्स होते हैं, उनके जरिए से ये सारे काम करवाए जाते हैं। तो ये तब है अगर आप चाह रहे हैं कि आपका एक पर्टिकुलर लोगो है या आपकी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है जो दूसरा कोई चोरी ना करे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के पास जाके रजिस्ट्रेशन कराना होता है। लास्ट एंड फाइनल, कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट। जब भी हम कोई सेल परचेज करते हैं या किसी से लोन ले रहे हैं, चाहे अनसिक्योर्ड लोन हो चाहे सिक्योर्ड लोन हो, या अदरवाइज किसी एम्प्लॉय को रख रहे हैं अपने यहाँ, तो हमें एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना बहुत जरूरी है। हमेशा ध्यान रखना है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट की ही बेसिस पर लिखित में पॉइंट्स डालते हुए फिर काम करने हैं। वरना कल को जब प्रॉब्लम्स आती हैं, जब रिलेशनशिप्स खराब हो जाती हैं, तब इसकी अहमियत समझ में आती है। अगर हमने पीछे राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, अग्रीमेंट कर रखा है, तो हमारे लिए फायदेमंद होता है, वरना हम फंस जाते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है। तो ये है ओवरऑल इंडियन सिनेरियो का, जो बहुत बेसिक था वो मैंने बताया है, क्योंकि हमारे यहाँ जैसा कि किशोर बाजी ने बताया था कि ऐसी लेडीज हैं जो कि छोटे छोटे बिजनेसेस कर रही हैं, ट्रेडिंग के खास तौर से, तो उनके लिए ये वाली इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल, इसलिए मैंने ये कवर की है। अगर आप में से किसी को भी कोई क्वेरी हो तो आप किशोर बाजी से कनेक्ट कर सकते हैं, और मैं अवेलेबल हूँ एनी टाइम आप लोगों की मदद करने के लिए। जब कभी आपको लगे तो आप किशोर बाजी के जरिए या आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट करके बात कर सकती हैं। इसी के साथ मैं जज़ाकल्लाह कहना चाहूँगी। जनाब खदीजा का नाम लेकर अगर आप बिज़नेस करना चाहती हैं तो इंशाल्लाह करिए, और उन्हीं के नाम से ये सोचते हुए कि बहुत ऑनेस्टली, बहुत ईमानदारी के साथ, बिना टैक्स की चोरी किए हुए हम काम करेंगे और अब बिज़नेस करेंगे, और हम उन लोगों में शुमार होना चाहेंगे जो कि कमाने वाले लोग हैं, ना कि खाने वाले लोग हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन होगा, हमें भी एहसास होगा कि हमने बहुत बड़ा काम किया है। इसके साथ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सिर्फ औरतों को बढ़ावा देने के लिए बहुत आगे बढ़ रही हैं। 4 या 5 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैं भी जुड़ी हुई हूँ। वो लोग ऐसी लेडीज को तलाश कर रहे हैं जिन्होंने कि एक्सेप्शनली वेल किया हो, बहुत ही अच्छा काम किया हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया हो, या पुरानी जो कला खत्म होती चली जा रही है उसको उभारा हो, या सोसाइटी में जाके कुछ ऐसे काम किए हों जिससे कि एक लार्ज नंबर ऑफ औरतों को उसका फायदा हुआ हो। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी ख्वातीन के लिए लोग इंतजार में बैठे हैं
तो उम्मीद है हम जैसी ख्वातीन जो कि बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को अपना रोल मॉडल मानती हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तिजारत की अहादीस हैं उनके ऊपर हम चलना चाहती हैं, तो ज़रूरी है कि हम लोग इन बेसिक चीज़ों को समझते हुए और कदम बढ़ाएं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको सेशन समझ में आया हुआ होगा। कहीं कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो प्लीज कनेक्ट मी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। बेहतरीन प्रेजेंटेशन है शबाबा जी आपका, और इट इज रियली वेरी यूजफुल। और जो इनिशिएटिव किश्वर